Hello everyone. As I told in my last lecture that I will continue set B also, but I was not able to. So no problem. Now I am going to start with set B, okay, of chapter 16 probability. So let's start set B. Question number 1. See, two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls at random. तो एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है एट रैंडम. और कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, तो 5 वाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स है, यानी पूरे टोटल कितने हो गए? 12 हो गए. करेक्ट, 12 बॉल्स है जिसमें से हमें 2 रैंडमली सेलेक्ट करना है. What is the probability that they would be of a different color? अब ये भी है कि वो जो होंगे बॉल्स, जो 2 बॉल्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो डिफरेंट कलर होने चाहिए. ठीक है, यानी कि दोनों व्हाइट नहीं हो सकते, दोनों ब्लैक भी नहीं हो सकते, तो एक व्हाइट और एक ब्लैक चाहिए. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट व्हाइट बॉल्स 5 है, ब्लैक बॉल 7 है, सो टोटल बॉल्स आर 12. करेक्ट. सो टोटल बॉल्स आर 12. नाउ व्हेन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? सी, एक तो चांस है कि P of A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एक बॉल है और ब्लैक 2 बॉल है. ठीक है, यानी कि हमें पूरे कितने हमें चाहिए? 3 चाहिए ना. सो 3 में से मैंने मतलब सेलेक्ट किया कि एक व्हाइट बॉल ले लिया और दूसरा वाला ब्लैक ले लिया. या प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले वाला मैंने ब्लैक लिया और दूसरा वाला मैंने व्हाइट लिया. ठीक है, तो अब जब लेंगे हम, ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो पहले वाला जो है पूरे कितने व्हाइट बॉल्स है? 5 है. ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 12 आएगा ना, कि 5 जो व्हाइट बॉल्स है उसमें से 5 12 में से हम सेलेक्ट करें. ठीक है, इनटू दूसरा ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है, तो अब वो कितने ब्लैक बॉल 7 है, तो 7 अपॉन, लेकिन हम यहाँ पे अपॉन 12 नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि एक व्हाइट बॉल तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया. राइट, 5 अपॉन 12 ले लिया ना, यानी 12 में से एक बॉल हमने व्हाइट वाला ले लिया, तो बाकी फिर कितने बचते हैं? 11 बचते हैं. करेक्ट. तो 11 में से फिर ब्लैक लेना है, तो एक पूरे ब्लैक कितने? 7. तो हम यहाँ पे लेंगे 5 अपॉन 12 इंटू 7 अपॉन 11. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी कि जब हम एक व्हाइट बॉल पहले ले रहे हैं और दूसरा ब्लैक बॉल ले रहे हैं. ठीक है, 2 हमें सेलेक्ट करने हैं, उसमें से पहला मैंने व्हाइट बॉल सेलेक्ट किया और दूसरा मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रही हूँ. तो जब मैं पहला व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरी पूरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 बॉल्स है 12 में से, 5 बॉल से 12 में से, जिसमें मुझे एक सेलेक्ट करना है. और दूसरा बॉल बचता है ब्लैक, क्योंकि एक तो ले लिया मैंने व्हाइट बॉल, तो दूसरा बचता है ब्लैक. लेकिन ब्लैक 7 बॉल्स है, लेकिन कितने में से? अब 11 ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो मेरा 7 अपॉन 11 आ गया. ओके, प्लस इसमें ऐड करेंगे. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में लेती हूँ कि पहले मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया और फिर मैं व्हाइट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो पहले अगर मुझे ब्लैक सेलेक्ट करना है तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 7 आउट ऑफ 12. तो 7 आउट ऑफ 12 लिया, फिर इनटू अब व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रही हूँ तो व्हाइट क्या लूंगी? W5 आउट ऑफ, फिर मुझे 12 से नहीं, मैं 11 से लूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लिया है. तो मेरी अभी पॉसिबिलिटी 11 में से हो जाएगी, 12 में से नहीं. ओके, तो फिर अभी आया से 5 से 35, 12 इंटू 11 132, प्लस 7 5 से 35, 12 इंटू 11 132. तो क्या हो जाएगा? 35 प्लस 35 अपॉन 132, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, तो 70 अपॉन 132, तो आया मेरा 35 अपॉन 66 कैंसिल करके. ओके, तो ये मेरा आंसर है. इन शॉर्ट इसको हम और एक वे से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यानी कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे 5 बॉल में से एक बॉल चूज करना है व्हाइट का. ठीक है, 5 बॉल में से एक बॉल चूज करना है व्हाइट का, तो मेरी कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? 5C1. करेक्ट, 5 और उसमें से एक सेलेक्ट करना है. करेक्ट, तो 5C1 प्लस दूसरा बॉल सेलेक्ट करना है कितने में से? 7 में से, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 7C1. करेक्ट, तो मैंने लिख दिया 7C1. समझ में आ रही है? ये आंसर आ गया. ये एक तरह से सॉल्व किया मैंने. इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड यानी सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको वो सिंपल वे बता रही हूँ जो शॉर्ट में हो जाएगा. तो शॉर्ट में ये है कि हम कॉम्बिनेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. तो जब कॉम्बिनेशन यूज करके सॉल्व कर रहे हो तो मुझे सबसे पहले व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो एक व्हाइट बॉल मुझे सेलेक्ट करना है. करेक्ट, तो एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन कितने में से? तो 5 में से, तो 5C1 आ गया. ठीक है, प्लस अब दूसरा बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन किस में से? ब्लैक में से, क्योंकि व्हाइट एक बॉल तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया और हमें दोनों डिफरेंट कलर चाहिए. उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि दोनों डिफरेंट कलर होने चाहिए. राइट,
तो एक तो हो गया 5C1 प्लस दूसरा अभी ब्लैक बॉल मुझे सेलेक्ट करना है और ब्लैक बॉल कितने हैं 7, तो फिर से कितने सेलेक्ट करने हैं 1 ही सेलेक्ट करना है, राइट। तो 7C1 आउट ऑफ टोटल कितने अवेलेबल है मेरे पास 12 और कितने सेलेक्ट करने हैं 12 में से 2, करेक्ट। टोटल अवेलेबल बॉल कितने हैं 5 + 7 12 है और उसमें से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं 2, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 12C2, करेक्ट 12C2। तो हम ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं 5C1 + 7C1 अपॉन 12C2। आई बात समझ में? यस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5C1 को सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 आ गया और 7C1 का भी 7 ही आ गया, करेक्ट, क्योंकि कॉम्बिनेशन 1 है तो 7 अपॉन 1 दैट इज 7 ओनली। अपॉन 12C2 को करेंगे तो 12 × 11 अपॉन 2 × 1, करेक्ट। कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं 2 टर्म्स तक करना है हमें, तो 12 × 11 अपॉन 2 × 1, तो जब कैंसिल करेंगे तो 2 1 = 2 6 हो गया यहाँ पे और ये 5 + 7 35 आ गया और ये 6 × 11 66 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 35/66, सेम आंसर, राइट। So your answer for this question is A, option A, 35/66। समझ में आया बात? तो मैंने यहाँ पे 2 मेथड से आपको समझाया, whichever is easy for you, you can opt that, okay? Now question number 2. So let's move to question number 2. See question number 2. What is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice? What is the chance of throwing at least 7 इन सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस, यानी हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट सिंगल ट्राई में 7 है। 7 यानी एक में 6 गिरा और एक दूसरे डाइस में 1 गिरा, तो 6 + 1 7 आ गया। फिर एक में 4 गिरा, दूसरे डाइस में 3 गिरा, तो फिर से 4 + 3 7, राइट। तो ऐसे तो क्या चांसेस है, ओके। तो एटलीस्ट 7 बोला है, एटलीस्ट बोला है 7, एटलीस्ट 7 मीन्स वी कैन गो फॉर 8, वी कैन गो फॉर 9, वी कैन गो फॉर 10, वी कैन गो फॉर 11, वी कैन ऑल्सो गो फॉर 12, राइट। तो 7 8 9 10 11 12, यानी क्या चांसेस है हमारा सिंगल ट्राई में 7 8 9 10 11 12 मिलने का, ओके। समझ में आया क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट। 2 डाइस आर थ्रोन, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 डाइस थ्रोन, सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, करेक्ट, ये हमने किया है, हाँ 10th में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, correct. This is the sample space when 2 dice are thrown. So n of s क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाता है 36, करेक्ट। अब एटलीस्ट 7 मीन्स इट कैन बी 7 8 9 10 11 12, राइट। अगर एटलीस्ट 7 बोला है मीन्स 7 के आगे वाले टर्म्स भी हम ले सकते हैं, और कहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ 12 तक है, 6 + 6 12 लास्ट है, तो हम 12 तक लेंगे, ओके। अब हम देखते हैं फर्स्ट 7 के लिए देखो कितना क्या क्या आ रहा है, 7 चाहिए हमें टोटल, तो ये लाइन देखते हैं, क्योंकि इसके पहले की लाइन देखो 4 + 1 6 ही होता है, राइट। 3 + 3 भी 6 ही होता है, 2 + 4 भी 6 ही होता है, 5 + 1 भी 6 ही होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो 5 + 1 सॉरी, हाँ ये मैंने कहा था 5 + सॉरी मैंने गलत कहा शायद। सो 5 + 1 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है और 3 + 3 भी 6 होता है, तो ऐसे 6 हो रहा है, तो हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 7 की लाइन चाहिए, तो 7 6 + 1 7 5 + 2 7 4 + 3 7 3 + 4 7 2 + 5 7 1 + 6 7, तो 7 की लाइन में कितने नंबर्स है देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो मैंने लिख दिया 7 की लाइन में 6, ओके। नाउ नेक्स्ट 8 के लिए जाते हैं, तो 8 के लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगी, 6 + 2 8 5 + 3 8 4 + 4 8 3 + 5 8 2 + 6 भी 8 होता है, तो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो मैंने ले लिया 8 पे 5 नंबर्स है। नेक्स्ट आई विल मूव टू 9 देखिए 6 + 3 9 5 + 4 9 4 + 5 9 3 + 6 9, तो कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 नंबर्स हो गए, तो मैंने 9 पे लिख दिया 4, ओके। अब 10, सो 10 पे 6 + 4 10 5 + 5 10 4 + 6 10, तो कितने नंबर हो गए 1 2 3, सो 3 नंबर्स आ गए। अब 11 पे देखो 6 + 5 11 5 + 6 11, तो कितने हो गए 2 हो गए,
12 पे एक ही है तो एक लिख दिया। समझ में आया ये? तो आपको सिर्फ काउंट करना है 7 वाले कितने हैं, 8 वाले कितने हैं, 9 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं, 12 वाले कितने हैं, और आपने वो लिख दिया। अब टोटल करो इसका, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो आ रहा है 21। सो हमारा टोटल आया 21। ठीक है, बस सिंपल। अब हमारे पास n ऑफ s है और हमारे पास n ऑफ a भी है। ये हमारा हो गया n ऑफ a, राइट, टोटल नंबर ऑफ द इवेंट, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हम फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 21/36। कैंसिल करके आ गया 7/12 विच इज योर आंसर बी। ओके, योर टेक्स्ट बुक ऑप्शन बी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 योर आंसर इज बी। ओके, आया समझ में? क्लियर फर्स्ट एंड सेकेंड? यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 3, what is the chance of getting at least one defective item if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective items? अब क्या कहा है? what is the chance of getting at least one defective? क्या चांस है कि हमें at least one defective item मिले अगर हम 3 आइटम्स को 3 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 6 आइटम्स। ठीक है, 6 आइटम का लॉट है जिसमें से हमें 3 आइटम सेलेक्ट करने हैं और उसमें से एक मतलब क्या पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट एक जो होगा ना, जो 3 हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से कम एटलीस्ट एक जो होगा वो डिफेक्टिव पीस हो। और नेक्स्ट क्या है? ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव आइटम्स। तो पूरे 6 है, 6 में से 2 आइटम जो है ना वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो पूरे 6 है आइटम्स, उसमें से 2 आइटम जो है वो डिफेक्टिव आइटम है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम जो सेलेक्ट करेंगे, जो 3 आइटम हमें सेलेक्ट करने हैं उसमें से एटलीस्ट एक आइटम जो है ना वो डिफेक्टिव हो। एटलीस्ट एक डिफेक्टिव हो मीन्स हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, 2 डिफेक्टिव आइटम्स हो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन जो दिया है हमने लिख लिया। टोटल आइटम 6 है, उसमें से डिफेक्टिव 2 है, नॉन डिफेक्टिव कितने बचे? 4, करेक्ट। पूरे 6 है, 6 में से 2 डिफेक्टिव उन्होंने बता दिया है कि पूरे 6 में से 2 तो डिफेक्टिव है और बचे हुए 4 क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो लिख लिया नॉन डिफेक्टिव। अब दूसरा उन्होंने कंडीशन दी है कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम तो होना ही चाहिए। जो हम 3 सेलेक्ट करेंगे आइटम उसमें से कम एक तो डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, 3 आइटम्स टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, 3 आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है रैंडमली, तो ये भी क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं, अगर मैंने एक डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट किया तो बचे हुए 2 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो हो गए 3, 1 + 2 3 हो गया, करेक्ट। दूसरा हो सकता है कि मैंने दोनों डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट कर लिए तो बचा एक, वो मेरा नॉन डिफेक्टिव होगा, करेक्ट। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि तीनों की तीनों हम डिफेक्टिव पीस नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफेक्टिव पीस है 6 में से, करेक्ट। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब इन शॉर्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखो अगर एक डिफेक्टिव पीस है, कितने में से? लेकिन एक डिफेक्टिव 2 में से है, करेक्ट। 2 ही डिफेक्टिव पीस है हमारे पास, उसमें से मैं कितना सेलेक्ट कर रही हूँ? एक डिफेक्टिव पीस सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने 2C1 लिख दिया। समझ में आया? 2 डिफेक्टिव पीस है, उसमें से मैं एक डिफेक्टिव पीस सेलेक्ट कर रही हूँ, तो 2C1, करेक्ट, इनटू दूसरा ये भी चाहिए ना मेरे पास, ये पूरा मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। ठीक है, 1 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव का इक्वेशन बना रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बना रही हूँ। अभी दूसरा 2 नॉन डिफेक्टिव बचे अभी, लेकिन कितने में से? पूरे नॉन डिफेक्टिव कितने मेरे पास? 4, तो 4 में से मुझे अभी 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2, करेक्ट। 2 नॉन डिफेक्टिव थे, उसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया और दूसरा 2 नॉन डिफेक्टिव है जो 4 में से सेलेक्ट किया मैंने, तो 4C2 प्लस अब दूसरा वाला, हाँ दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफेक्टिव सेलेक्ट किए, कितने में से? 2 ही डिफेक्टिव थे, करेक्ट। तो 2 डिफेक्टिव में से मैंने दोनों डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लिए, तो मेरा 2C2 हो गया, करेक्ट, इनटू अब बचा एक नॉन डिफेक्टिव, तो एक नॉन डिफेक्टिव मैं कितने में से सेलेक्ट करूंगी? 4 में से, तो मेरा 4C1 हो गया। समझ में आया? यस, ओके। आउट ऑफ पूरा मतलब कितना टोटल कितना है? टोटल कितने बोलते हैं? 6, और 6 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, तो 6C3, ओके, 6C3। समझ में आया? ये कुछ कंफ्यूजन है? वापस मैं समझा रही हूँ। सी सबसे पहले मैंने कंडीशन लिया कि मैंने अगर मुझे सबसे पहली बात तो मुझे जो याद रखनी है कि मुझे 3 आइटम सेलेक्ट करने रैंडमली। ठीक है, सिर्फ 3 आइटम मुझे सेलेक्ट करने, और 3 आइटम में से उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट एक जो है वो डिफेक्टिव होना चाहिए।
2 भी हो सकता है, राइट, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, करेक्ट। तो मैं अपना पहला कंडीशन सेलेक्ट कर रही हूँ कि एक मैंने डिफेक्टिव ले लिया, तो बच्चे 2 जो आइटम है वो मैंने नॉन डिफेक्टिव ले लिया। दूसरा कंडीशन मैं सेट कर रही हूँ कि अगर दोनों मैं डिफेक्टिव लेती हूँ तो बच्चा एक वो नॉन डिफेक्टिव है, करेक्ट, यस। तीसरी कंडीशन मैं नहीं सेट कर सकती क्योंकि तीनों मैं डिफेक्टिव नहीं ले सकती हूँ, राइट, ओके। और दूसरा चांस ये है कि मैं डिफेक्टिव लूँ ही ना, तो 0 डिफेक्टिव भी नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने कहा एटलीस्ट एक डिफेक्टिव तो लेना ही लेना है। तो मेरे पास ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, करेक्ट, ये 2 ही कंडीशन है मेरे पास जो मैं कर सकती हूँ सॉल्व। तो फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पहले कंडीशन के हिसाब से अगर 1 डिफेक्टिव मैं ले रही हूँ तो कितने में से ले रही हूँ, 2 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ, तो 2C1 हो गया, इनटू 2 नॉन डिफेक्टिव ले रही हूँ तो कितने में से ले रही हूँ, 4 में से, क्योंकि 4 नॉन डिफेक्टिव है, तो 4C2 हो गया, करेक्ट, प्लस अब दूसरी कंडीशन 2 डिफेक्टिव ले रही हूँ तो कितने में से ले रही हूँ, 2 डिफेक्टिव पीसेस में से, तो 2C2 हो गया, इनटू एक ही नॉन डिफेक्टिव ले रही हूँ कितने में से, 4 आइटम में से, सो 4C1 हो गया, अपॉन टोटल कितने हैं आइटम्स मेरे पास 6 है, और कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं, तो 6C3 हो गया, करेक्ट, यस। अब क्लियर है, ओके। अब सॉल्व करते हैं, तो 2C1 का 2 ही आएगा, 4C2 का 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 चाहिए, 2 में उसको ये करना है, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2C2 फिर से 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, और 4C1 का 4 ही आ गया, ठीक है। जब भी कोई भी 5C1 होगा तो 5 आता है, 6C1 होगा तो 6 आता है, 3C1 होगा तो 3 आता है, ओके। होल डिवाइडेड बाय 6C3 है तो 3 बार, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 3 आइटम, यहाँ पे भी 3 आइटम, ओके। अब हम कैंसिलेशन पे जाते हैं, तो ये तो 2 आ गया, ये कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 3 जा 6 बचा, करेक्ट, प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बचा और ये 4 बचा, अपॉन ये कैंसिल करो, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 2 2 कैंसिल हो गया, बचा 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 इज 20, अभी 2 6 जा 12 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 20, तो 12 प्लस 4 16, 16 अपॉन 20, सो दैट इज जब डिवाइड करोगे तो आपको 0.80 आंसर आएगा, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन सी, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, सिंपल, यस। सो सी ऑल द 3 क्वेश्चंस, आर दे क्लियर टू यू, यस, वेरी इजी। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है और हमें फाइंड क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी का भी यूज कर सकते हो, जैसे पॉसिबल होगा क्वेश्चन में, ओके। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इफ 2 अनबेस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, क्या पूछा है, इफ 2 अनबेस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स। 2 अनबेस्ड डाइस को रोल कर रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये फाइंड करेगा कि वहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मीन्स सेम वाले नंबर्स 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, करेक्ट, यस ना। देखो और एक बार क्वेश्चन, इफ 2 अनबेस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अगर 2 अनबेस्ड डाइस को हम रोल कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स। नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स मीन सेम नंबर्स, ठीक है, नो डिफरेंस, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट, 2 डाइस आर थ्रोन, एन ऑफ एस इज 36। अब मैं पूरा वापस से 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे नहीं लिख रही हूँ, सैम्पल डायरेक्टली एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, ये हमें पता है। अभी गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, तो कौन से नंबर्स है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये भी मैंने समझा दिया आपको। तो एन ऑफ ए कितने हो गए, 6 हो गए, करेक्ट। अब पी ऑफ ए फाइंड करना है, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 6 अपॉन 36, तो कट करके 1 अपॉन 6, तो आपका आंसर है डी। आया समझ में, नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, नो डिफरेंस मीन्स कोई डिफरेंस नहीं उनमें, दोनों जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, तो ऐसे सिर्फ 6 नंबर्स है जो सेम है, तो 6 आ गया और फिर 6 अपॉन 36 1 अपॉन 6 आ गया और आपका आंसर है डी, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सी क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव independent and exhaustive events, then what is the probability that they occur simultaneously? क्या कहा अभी, इफ ए बी एंड
and C are mutually exclusive, independent and exhaustive events, then what is the probability that they occur simultaneously? अगर A, B, C mutually exclusive है, independent है and exhaustive भी है, तो क्या probability है कि they will occur simultaneously? तो जब भी ऐसे कहा है कि A, B, C mutually exclusive है, ठीक है, independent है और exhaustive भी है, तब उनके ऑक्यूरेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। जब भी वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव है तो उनकी ऑक्यूरेंस की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो ये आप लोग डायरेक्टली ऐसे ही याद रख लीजिए कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव का है तो उनकी ऑक्यूरेंस की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव, देन दे ऑकर simultaneously will be zero. So your answer for this question will be zero. That is option C. ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी कहा है कि A, B, C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इंडिपेंडेंट भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो उनकी ऑक्यूरेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. There are 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. If one of them is selected at random, 1 से 10 बॉल है, मतलब पूरे 10 बॉल है और उनमें से हमें एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट करना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 4? तो क्या पॉसिबिलिटी है जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे विल बी अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 4? तो ऑड नंबर भी होना चाहिए और 4 से ग्रेटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले हम सैंपल स्पेस देखते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स दिए हमें, तो एन ऑफ एस हमारा हो गया 10, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर्स कौन से है ऑड में, 5 7 9, राइट, 3 ही है. सो एन ऑफ ए इज 5 7 9, तो आपका एन ऑफ ए आ गया 3, करेक्ट है ना. ये ए है और ये एन ऑफ ए है, ओके. तो 3 आ गया. अब P ऑफ ए हम फाइंड कर सकते हैं. P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो 3 अपॉन 10, टोटल 10 है हमारे पास सैंपल स्पेस, 3 अपॉन 10 दैट इज 0.30. तो हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है. सिंपल सिंपल. उन्होंने 10 नंबर्स दिए हैं, 10 नंबर्स में से उन्होंने कहा है कि क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑड नंबर्स हो ग्रेटर देन 4. तो ग्रेटर देन 4 हमारे पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं, एक तो 5, एक तो 7, एक तो 9, तो 3 है. तो फिर 3 अपॉन 10 तो 0.30. So D is your answer for question number 6. Clear? Now let's move to question number 7. See question number 7. Following are the wages of 8 workers in rupees. तो आपको क्या दिया है, wages दिया है 8 workers के, ठीक है. 50, 62, 40, 70, 45, 56, 32, 45. तो ये जो है वो 8 वर्कर्स के वेजेस है, ठीक है. ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो एक वर्कर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज? तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जिसको हमने सेलेक्ट किया उसकी जो वेज है ना वो एवरेज वेज से कम हो, एवरेज वेज से कम हो. अब एवरेज वेज क्या है वो तो हमें दिया नहीं, तो दैट वी हैव टू फाइंड एवरेज वेज, हमें फाइंड करना पड़ेगा. एवरेज वेज हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी वेजेस दिए हैं उनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, करेक्ट. जितने भी वेजेस दिए हैं उनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, तो हमें एवरेज वेज मिलेगी. फिर हम देखेंगे कि वो एवरेज वेज से कम वेज मिलने वाले वर्कर्स कितने हैं, फिर उनको सेलेक्ट करेंगे और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Question number 7. Okay, so 50, 62, 40, 70, 45, 56, 32, 45. N of S is equal to 8 हो गया. एवरेज फाइंड करते हैं तो 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाय 8, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स. तो ऐड करेंगे तो हमें 400 आ रहा है, 400 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 50 आ रहा है, ठीक है. तो हमारी एवरेज वेज जो होगी ना वो क्या है, वो है 50. अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ऐसे वर्कर्स ढूंढने हैं जिनकी वेजेस एवरेज वेज से कम है, लोअर है. तो देखो नंबर्स में देखो किसकी एवरेज वेज से कम है, 50 से कम है तो 40 की कम है, 45 की कम है, 32 की कम है और 45 की कम है. यानी 4 लोगों की वेज जो है वो एवरेज वेज से कम है, राइट. तो मैंने लिख दिया लोअर देन एवरेज वेज, 32, 40, 45, 45, करेक्ट. कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो हमारा एन ऑफ ए कितना हो गया 4. अब हम पी ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं. एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 4 अपॉन 8,
तो आ गया 0.5 विच इज योर आंसर बी। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी इजी, यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A, B and C are three mutually exclusive and exhaustive events such that P of A is equal to 2P of B is equal to 3P of C. What is P of B? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग है। देखो क्या दिया है, A, B एंड C आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का है। A, B, C जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का है कह रहा है, और ऊपर से क्या बता रहा है वो कि जो P ऑफ A है वो इज इक्वल टू 2P ऑफ B एंड इज इक्वल टू 3P ऑफ C, राइट? ठीक है, और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है P ऑफ B। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 8, P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ B इज इक्वल टू 3P ऑफ C हमें दिया है। हम लेते हैं लेट P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ B इज इक्वल टू 3P ऑफ C इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, ठीक है? तो अगर हम 1 लेते हैं तो हम अभी सेपरेटली उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी P ऑफ A इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 आ गया। 2P ऑफ B इज इक्वल टू 1 लिया फिर से मैंने, तो ये 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P ऑफ B की वैल्यू आ गई 1/2, करेक्ट? अब 3P ऑफ C, सो 3P ऑफ C इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 3 यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, तो आ गया वैल्यू PC का, प्रोबेबिलिटी ऑफ C का 1/3, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया, राइट? हमने तीनों इज इक्वल टू 1 लिया, फिर सेपरेटली हम 1 दे के उनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो आ गया 1, 1/2, 1/3। अब इनका रेशियोज में लेंगे तो P ऑफ A इज टू P ऑफ B इज टू P ऑफ C इज इक्वल टू 1 इज टू हाफ इज टू 1/3, करेक्ट? अब इनका कॉमन एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर लिया मैंने कॉमन, क्या आएगा, 2 3 6 आ गया, ठीक है? अब 6 इंटू 1 कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 6 इंटू 1 6, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, तो 2 के टेबल में 6 कितने से आता है, 3 से, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है, 3 के टेबल में 6 कितने से आता है, 2 से, 3 2 जा 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को 2 से, तो यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2। अब 6 is to 3 is to 2 अपॉन 6 आ गया, ठीक है? अब हमारी PA की वैल्यू हो गई 6, PB की वैल्यू हो गई 3 और PC की वैल्यू हो गई 2 रेशियो में, करेक्ट? सो PA is 6, PB is 3, PC is 2। आई बात समझ में? अब इसको हम रेशियो में ले रहे हैं तो 6x 3x 2x, करेक्ट? अब हम करते हैं जो उन्होंने कंडीशन दी है, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा है तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। समझ में आया? जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन। और बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ उन्होंने एग्जॉस्टिव भी कहा है, तो जब भी एग्जॉस्टिव होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1 होता है, करेक्ट? यस। चलिए तो अब देखो आपकी थियोरी में पेज नंबर 16.13 पर, या 16.13 आई थिंक, just check one 16.13, yeah 16.13 correct। 16.13 में देखिए, सिमिलरली 3 इवेंट्स A, B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, करेक्ट? तो ये हो गई मेरी पहली कंडीशन जो मैंने बताई आपको, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट पे आओ, सिमिलरली 3 इवेंट्स A, B एंड C आर एग्जॉस्टिव। कब एग्जॉस्टिव होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1, करेक्ट? तो इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी दिया है और एग्जॉस्टिव भी कहा गया है। तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1 आ गया, करेक्ट? अब इसमें हम डाल के सॉल्व करते हैं इसको, तो हम ये रेशियो लेते हैं 6x, ये वाला
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट 1, करेक्ट। सो 6 प्लस 3 प्लस 2 अगेन 11x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/11, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू आ गया 1/11, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है हमारा 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/11, तो आ गया 3/11, जो कि है हमारा आंसर बी। ओके, 3/11 है हमारा आंसर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8, 3/11, करेक्ट। आया समझ में। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है एंड एग्जॉस्टिव दिया है, मीन्स तीनों टर्म्स का यूनियन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, question number 9, for two events A and B, P of B is equal to 0.3, P of A but not B is equal to 0.4 and P not A is equal to 0.6, then the events A and B are, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, for two events A and B, अगर दो इवेंट्स है A and B, P of B जो है वो 0.3 दिया है, P of A बट नॉट B, मतलब A है बट B नहीं होना चाहिए उसमें, वो 0.4 दिया है आपको, एंड P नॉट A मतलब A नहीं होना चाहिए, वो 0.6 दिया है, ठीक है। द इवेंट्स A एंड B आर, तो यहाँ पर इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए वीन डायग्राम बनाऊंगी। वीन डायग्राम, हाँ आपको याद होगा वीन डायग्राम, यस सेट्स में करते थे, तो वीन डायग्राम। अब यहाँ पे जो भी दिया है P ऑफ B इज इक्वल टू 0.3, A बट नॉट B 0.4 और नॉट A 0.6 दिया है, ठीक है। तो A बट नॉट B मतलब A जो है वो 0.4 दिए, तो मैंने A जो है वो 0.4 लिख दिया, ठीक है। फिर B दिया 0.3, तो मैंने B 0.3 लिख दिया। अब P नॉट A बोल रहे हैं, मतलब A को छोड़ के बाकी जो होंगे वो हमारा P नॉट A है, राइट। तो ये पूरा मतलब आपका 0.6 है बट A को छोड़ के, A को छोड़ के। अब आप बताओ मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी A और B का इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है क्या? A और B का इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है? 0। A और B का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? 0। जब भी किसी चीज का इंटरसेक्शन 0 हो, ठीक है, A इंटरसेक्शन B 0 हो, मीन्स वो क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ओके, सो P A इंटरसेक्शन B अगर 0 है तो P A इंटरसेक्शन B को हम कैसे लिखते हैं? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो, ठीक है। तो जब भी A इंटरसेक्शन B 0 हो, मतलब वो जो है इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसे भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, a bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected at random, what is the probability that the number of the ball will be multiple of 5 or 6? तो 1 to 12 balls है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 बॉल्स है, तो n ऑफ s आपका हो गया 12, करेक्ट। अब इवेंट क्या बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 और 6 होने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 और 6 मीन्स A आपका कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 और 6, जो 5 के टेबल में जाता है और 6 के टेबल में, 6 के टेबल में जाता है। 5 के टेबल में तो दो ही नंबर जाते हैं, एक 5 और एक 10, तो लिख लिया मैंने 5 10। 6 के टेबल में एक 6 जाता है और एक 12 जाता है, तो 6 और 12 यानी कितने नंबर है? पूरे 4 नंबर है, राइट। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 4। अब P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, सो 4/12 इज इक्वल टू 1/3, तो आपका आंसर हो गया D 1/3 फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सी क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए। एंड सेट ए सेट बी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि सेट सी जो है वो थोड़ा लेंथी होगा, बट सेट ए सेट बी वी कैन सॉल्व इन शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, given that for two events A and B, probability of A is equal to 3/5 दिया है, probability of B is equal to 2/3 दिया है, and probability of A union B is equal to 3/4 दिया है। What is probability of A upon B? ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, A upon B आपको probability फाइंड करनी है। अब जो मुझे दिया है मैंने वो पहले लिख लिया, probability of A is equal to 3/5, probability of B is equal to 2/3, probability of A union B is equal to 3/4। मुझे फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, ठीक है।
अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। आप फॉर्मूला देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करने का, पेज नंबर 16.37 पे आइए, 16.37 पर आइए पेज नंबर, उसमें के फॉर्मूला देखिए के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करेक्ट, के का फॉर्मूला देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये जो आपको दिए हुए सारे फॉर्मूलेज, ये सब आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, लर्न कीजिए उसको, समझिए उसको। ठीक है, यानी आपको समरी, जो भी समरी में दिया है ना, वो एक बार आप पूरा रीड कीजिए तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो समरी पूरा ध्यान रखना आप। तो ये हमारा के में जो फॉर्मूला था तो हमें वो पता है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें फॉर्मूले के लिए, राइट। तो पहले हमें ये यूज करके ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम पहले, हमें क्या दिया है, ए यूनियन बी दिया है ना, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हमने देखा है पहले भी, राइट, यस और नो। यहीं पे देखिए एफ वाले में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पेज नंबर 16.37 पे सेम समरी में एफ वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया 3/4, ए दिया 3/5, बी दिया 2/3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो 3/4, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कॉमन किया मैंने, 5 3 × 15, और फिर न्यूमरेटर्स को हम ये करेंगे। सो 15 5 के टेबल 3 से आता है तो 3 3 × 9, और 15 3 के टेबल में 5 से आता है तो 5 2 × 10। करेक्ट, हाँ, तो 9 + 10 19 और अपॉन 15 हो गया। ये 3/4 सेम, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी मैंने सेम लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ भेज दिया और इसको मैंने यहाँ पे लाया, 3/4 को इस साइड लाया तो वो माइनस हो गया, राइट। सो 19/15 माइनस 3/4। अब फिर से डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 15 4 × 60, 15 के टेबल 64 से आता है तो 4 × 19 76, माइनस 3 60 के टेबल में 4 के टेबल में 60, 15 से आता है 15 3 × 45। करेक्ट, 76 - 45 31/60 आ गया। इतना क्लियर है, 31/60 आ गया। अब हम हमारे मेन फॉर्मूले पे जाते हैं जो हमें फाइंड करना है, ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है पेज नंबर 16.37 में के वाला फॉर्मूला। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला है, 31/60 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 2/3। करेक्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ गया। कट करेंगे तो यहाँ पे 3 1 × 3 20 × 60 आ गया। सो 31/40 आंसर आया, दैट इज 0.775। सो योर आंसर इज डी। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ये पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है और फॉर्मूला तो मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर है, राइट। तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब भी ऐसे सम्स आएंगे तो आप फॉर्मूला डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, for two independent events A and B, what is probability of A plus B given P of A 3/5, P of B 2/3। अब फाइंड क्या करना है हमें, A plus B यानी A यूनियन B फाइंड करना है। करेक्ट, A plus B यानी प्लस मतलब यूनियन फाइंड करना है, राइट। इंटरसेक्शन मतलब वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो A plus B बोला है तो A यूनियन B फाइंड करना है आपको। और दिया क्या है, इंडिपेंडेंट का है। तो जब भी इंडिपेंडेंट का है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है, तो हमारा वहाँ पे भी एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि इंडिपेंडेंट जब भी कहा है तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जब भी इंडिपेंडेंट कहा है तो। बट हमें क्वेश्चन में A plus B फाइंड करने बोला है, मतलब यूनियन फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब गिवन क्या है आपको, P of A दिया है 3/5 और P of B दिया है 2/3। सॉल्यूशन P of A यूनियन B इज इक्वल टू, तो A यूनियन B आपको फाइंड करना है
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया, राइट, ये एफ पे जो था समरी में एफ वाला फॉर्मूला, सेम यहाँ पे यूज करना है हमें। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, लेकिन हमें पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, करेक्ट। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे सेपरेटली ले लेती हूँ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। समझ में आया, सिंपल, यस। अब मैं वैल्यूज डालती हूँ, तो पी ऑफ ए मेरा 3/5, पी ऑफ बी मेरा 2/3 माइनस पी ऑफ ए 3/5 इंटू पी ऑफ बी 2/3। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर कॉमन करूंगी, तो 5 3 ज़ा 15, 5 के टेबल में 15 3 से आता है, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 के टेबल में 15 5 से आता है, तो 5 2 ज़ा 10। ओके, माइनस ये 3 गॉट कैंसल्ड, बचा क्या 2/5। ओके, नाउ दिस व्हेन विल ऐड, सो 19/15 माइनस 2/5, ये 5 है। ओके, दिस इज 5। अब इनका फिर से हम कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर्स, सो 15 5, तो 15 मैंने लिया, 15 के टेबल में 15 ही है, तो 19 सेम आएगा, माइनस 5 के टेबल 15 3 से आता है, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। 19 minus 6 is 13, so 13/15, which is your answer B. So for question number 12 it is B. ठीक है, so all this question which I have solved 9 10 11 12 very important, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, so प्लीज ध्यान से सॉल्व कीजिए।